हेलो, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम करने वाले एक मैराथन सीरीज जो बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं है, तो बहुत वेराइटीज़ हैं इन क्वेश्चंस में और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि आपके लिए कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। एक सुपर क्वेश्चन सीरीज आने वाला है वाईफाई स्टडी के एक चैनल पे। ठीक है, CSI नेट वाला जो चैनल है उस पर सुपर क्वेश्चन सीरीज आने वाला है फ्रॉम 26 जुलाई 10 बजे से हमारा स्टार्ट होगा ये सुपर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात करने वाले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो पहले आए हुए हैं और जो आज नहीं होने के चांसेस हैं, हम उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आप हमें ज्वाइन कीजिए, आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी। नेक्स्ट इज, अगर आपको CSI UGC नेट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है इस चीज़ की, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के एजुकेटर्स मिलेंगे जो अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, आपको अलग अलग टॉपिक पे बात होगी, तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इसको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको 6 मंथ्स का चाहिए, 12 मंथ्स का चाहिए, 24 मंथ्स का चाहिए। इट इज़ अप टू यू कि आपको कितने महीने में तैयारी करनी है, आपको कितने टाइम में प्रिपरेशन करनी है। और आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है, कोड फॉर 10% ऑफ। 10% ऑफ के लिए कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। आपको पेमेंट करनी है, आपको पेमेंट करने के 10% ऑफ मिलेगा। पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, डेबिट कार्ड है, EMI के थ्रू है, UPI है, पेटीएम का वॉलेट है, नेट बैंकिंग है, तो आपके इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चलो, आज का पहला क्वेश्चन है, इसको मैं 1 सेकेंड दिया करूंगी, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 1 सेकेंड, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा डिस्कस भी कर पाएंगे और चीजों को अच्छे से क्लियर भी कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन है इसमें, द एरिया ऑफ अलाउड रीजन्स इन अ रामाचंद्रन मैप विल बी लीस्ट टू। अब हमें देखना क्या है कि अलाउड रीजन पूछा है, लेकिन किसका पूछा है? लीस्ट, मतलब जो सबसे कम होगा, जिसका सबसे कम मूवमेंट होगा। तो जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन तो सबसे छोटा है और इसमें क्या होता है? H ग्रुप होता है, कोई हमारा मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो इसका जो मूवमेंट, अगर पूछा जाता मूवमेंट किसका हाई होता, तो मूवमेंट हाई होता ग्लाइसिन का, लेकिन इसमें पूछा गया लीस्ट, जिसमें कम होगा। अब एलानिन में कम नहीं होता, कम किस में होता है? प्रोलीन में। प्रोलीन में सबसे कम लीस्ट मूवमेंट होता है, ये याद रखना है, इसको ध्यान में रखो। यहाँ पे जो प्रोलीन अगर प्रेजेंट होगा तो वहां पे मूवमेंट कब पाया जाएगा, वहां पे अलाउड रीजन्स कम होंगे। एल मिथाइल एलेनिन वेलिन नो, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कोडिंग फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। तो ड्रोसोफिला एम्ब्रियो का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर को कोड करता था, ठीक है, उसको हमने क्या करा? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, कौन? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, उसको हमने क्या करा? उसको इंजेक्ट कर दिया एल्सवेयर इन द रिसिपिएंट एम्ब्रियो। माना कि ये हमारा एम्ब्रियो था पहला, ये था हमारा रिसिपिएंट, ये था हमारा डोनर, ये था हमारा रिसिपिएंट। अब क्या किया हमने? इस डोनर से हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट ले लिए फॉर एंटीरियर स्ट्रक्चर। एंटीरियर मतलब जो सबसे आगे, जैसे हमारा हेड रीजन एंटीरियर माना जाता है, तो एंटीरियर स्ट्रक्चर हमने इसे ले लिए। अब मैंने क्या करा? इसको यहाँ पे कहीं भी, मतलब कहीं भी यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे करा, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, तो ये क्या बनाएगा? नॉर्मल डेवलपमेंट करेगा? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, नॉर्मल डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो उसके साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट को डाला है जो एंटीरियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। डीजनरेशन करेगा? डीजनरेशन कैसे कर देगा? उसने नई चीज डाली है तो उससे नई चीज बनेगी, तो डीजनरेशन तो होगा ही नहीं। फिनोटाइप विद 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 2 टेल्स की तो कोई बात ही नहीं हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखो, उसने एंटीरियर स्ट्रक्चर डाला है, तो 2 टेल्स कहाँ से आ गया? हमने कोई टेल रीजन की तो बात करी नहीं। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 2 टेल्स की बात नहीं करी, तो ये क्या हो गया? आंसर गलत हो गया। इसमें बोला है फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल, मतलब एक और एक्टोपिक हेड बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीरियर डाला था और इंटीरियर डाला है तो उससे हेड ही बनने वाला है।
तो एक तो हेड पहले से ही था, जैसे माना ये वाला एक हेड था पहले से ही उसके ऊपर, लेकिन इसके डालने के बाद एक और हेड बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। जब हम साइटोप्लाज्म में डिटर्मिनेंट डालते हैं, अगर मैं एंटीरियर स्ट्रक्चर का ले रही हूँ तो एंटीरियर स्ट्रक्चर बनाता, अगर पोस्टीरियर का ले रही होती तो पोस्टीरियर रीजन बनाता, टेल्स बना देता वो। ओके, आया समझ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in case of Xenopus leavis, in case of Xenopus leavis, which makes up the cell nucleus center and spemen center, या फिर स्पीमेन ऑर्गेनाइजर। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें अगर ये चीज पता है, अगर तुम्हें स्पीमेन वाला पता है और ये नहीं पता है, तो तुम कैसे निकालोगे आंसर को? तुम्हें एक चीज तो पता होनी चाहिए। तो अगर तुम्हें माना कि स्पीमेन का पता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजर है, और हमें ऑर्गेनाइजर का पता होता है कि वो हर चीज को ऑर्गेनाइज करता है, और जो ऑर्गेनाइज होता है, जो भी चीजें ऑर्गेनाइजर हैं हमारे उसमें, वो कैसी होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। कैसा ओरिजिन होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज भी पता है कि स्पीमेन जो है हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन से निकलेगा, तो हमारा सीधा आंसर हमें मिल जाता, दैट फर्स्ट वन जो मिल जाता हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन। तो अगर तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर तुम्हें स्पीमेंस पता था तो तुम्हारा आंसर यूं ही आ जाता। लेकिन जो न्यूकूप होता है वो हमारा एंडोडर्मली अराइव होता है। याद रखना है ये चीज कि न्यूकूप जो होगा हमारा एंडोडर्मली अराइज होगा, जबकि हमारा स्पीमेंस ऑर्गेनाइजर जो होगा मेसोडर्मली अराइज होता है। आई थिंक आप लोग को समझ आएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बी वाला ऑप्शन देखूं, इसमें क्या कर दिया उल्टा। अगर तुम्हें पता होता ये चीज, दोनों में से एक भी चीज पता होती तो ये गलत हो जाता। ये तो तुम्हें गलत करने ही थे पहले, ये दोनों ऑप्शन को तो तुम्हें क्लीव कर देना ही था। क्यों? क्योंकि इसमें तो मीजोडर्मल ही नहीं था। स्पीमेंस की अगर बात करें, किसी ऑर्गेनाइजर की बात करें, तो वो उसका ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट जाते, ये ऑप्शन कट जाते, इन दोनों से चूज करना पड़ता, तो तुम इजिली पता कर पाते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SED9 gene appears to be a binary switch that regulates cellular survival and apoptosis in nematodes। तो ये क्या बोलता है? इसने बताया हमें कि जो SED9 है, जो SED9 है ये क्या कर रहा है? हमारा रेगुलेट कर रहा है किस चीज को? सेलुलर के सर्वाइवल को और अपोप्टोसिस को। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि SED9 जो है वो किस काम के लिए आता है, उसका क्या काम होता है। SED9 जो होता है वो हमारा एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है, एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर है, जो क्या करेगा? अपोप्टोसिस नहीं होने देगा, अपोप्टोसिस को रोकेगा। और ये रोकता कैसे है? कंसिडरिंग दैट SED9 प्रोटीन कैन बाइंड टू एन इनएक्टिवेट SED4। इससे तुम्हें समझ में आना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू अपोप्टोसिस। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए जो SED9 है वो SED4 को इनहिबिट कर रहा है, और ये SED4 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और SED9 किसके लिए था? एंटी अपोप्टोसिस के लिए था। तो अब मुझे ये बताओ, अगर इसमें अपोप्टोसिस होगी, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू अपोप्टोसिस? एक्टिवेशन ऑफ SED9 जीन। अगर मैं SED9 जीन को ही एक्टिवेट कर दूंगी तो SED9 जीन क्या करेगा? SED4 को इनएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि उसको तो इनहिबिट करता है, और SED4 रेस्पॉन्सिबल है हमारे अपोप्टोसिस के लिए। तो अगर मैंने SED9 को जीन को एक्टिवेट कर दिया तो अपोप्टोसिस तो नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसको तो मैंने इनहिबिट कर दिया। देखो अगर मैं SED9 को, SED4 हो गया, अगर मैं इसको ज्यादा बढ़ा दूंगी तो ये तो इसको बांध के रखेगा, इसको इनहिबिट करके रखेगा, तो अपोप्टोसिस कैसी होगी? अपोप्टोसिस तो नहीं होगी, तो गलत हो गया। नाउ लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ SED3। तो SED3 क्या है? ये SED3 है, से बोलते हैं हम इफेक्टर कैस्पेसिस प्रोटीन। इफेक्टर प्रोटीन है ये, यही काम कराती है। ये जो SED4 होता है वो हमारे SED3 को एक्टिवेट करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है अपोप्टोसिस के लिए। ठीक है, ये अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए क्या होगा? एक्टिवेशन हो जाएगा, ये गलत होगा। लॉस ऑफ फंक्शन ये भी गलत होगा। लॉस ऑफ फंक्शन SED4 ये सेम हो गए, तो ये तो गलत हो गए। अब क्या होगा हमारा? लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ SED9 जीन, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। कैसे? क्योंकि जो SED9 है वही हमारा इनहिबिट करके रख रहा था, लेकिन अगर वही काम नहीं करेगा तो SED4 एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन। कैपेसिटेशन ऑफ
स्पर्म ह्यूमन में कहाँ होता है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन? नो, कॉपुलेशन के टाइम पे कैसे कैपेसिटेशन हो सकता है? दिस इज वेरी अनट्रू, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अकर्स आफ्टर द एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद कैसे होगा? स्पर्म को तो कैपेसिटेशन पहले ही कराना पड़ेगा, बॉडी में एंटर करने के बाद ही उसको कराना पड़ेगा ना, एक्रोसोम रिएक्शन के बाद कैसे होगा? तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। यस, कहाँ पे होता है? एम्पुला ऑफ ओविडक्ट में होता है। यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। इन द एपिडिडर्मिस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस में कहाँ होता है? ये तो हमारे जब फीमेल में आ जाता है, फीमेल के अंदर जो एम्पुला होता है ओविडक्ट में, वहां पे इसका कैपेसिटेशन होता है, ना एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद में, ना कोपुलेशन के टाइम पे। तो ये आपको याद रखना है, जो कैपेसिटेशन होगा वो एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सी अर्चिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? करेक्ट सीक्वेंस पूछा है हमसे ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें पूरी कहानी पता चल जाएगी इसके थ्रू। देखो, अगर मैं बी ऑप्शन पढ़ू, बी में बोला है कीमो, चलो पहले से ही पढ़ लेते हैं, कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग बाय सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स सिक्रीटेड बाय द एग। तो यस, जब हमारा क्या होता है, पहला सही है हमारा ये कि एग क्या करता है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल सीक्रेट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो अट्रैक्ट होता है। स्पर्म क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। एग ने कुछ मॉलिक्यूल्स निकाले, स्पर्म अट्रैक्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है? एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल्स टू रिलीज इट एंजाइम। यस, अब क्या होगा? स्पर्म अट्रैक्ट होगा, स्पर्म आके क्या करेगा, हमारा बाइंड करने की कोशिश करेगा इस पे। ठीक है, वो बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या करेगा? एक्सोसाइटोसिस करेगा। किस चीज की? एक्सोसाइटोसिस कराएगी एक्रोसोमल वेसिकल्स की। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सी अर्चिन की बात कर रहे हैं, सी अर्चिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एंजाइम्स उसने रिलीज करा दी, उसके बाद क्या करेगा? बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एग। देखो, अब उसने क्या करा, उसने अपना वो निकलवा दिया, क्या बोलते हैं, एक्रोसोम रिएक्शन ने क्या करा, उसके जो भी एग के पास में जो लेयर्स थी उनको क्या करा दिया? ब्रेक डाउन करा दिया, उसको हटा दिया। हटाने के बाद ये क्या करेगा? यहाँ पे फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से फ्यूज कर जाएगा। तो पैसेज ऑफ स्पर्म, द बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द एग। नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ स्पर्म, नेक्स्ट है पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब क्या करेगा? यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, अंदर मूव करेगा तो क्या कर देगा? फ्यूजन करा देगा। क्या हो जाएगा? फिर फ्यूजन हो जाएगा एग और स्पर्म सेल मेम्ब्रेन का। आपको आया समझ? यही हमारा आंसर होगा। कैसे? पहले कीमो अट्रैक्शन होगा स्पर्म का टुवर्ड्स द एग बाय द सॉल्युबल मॉलिक्यूल व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द एग। उसके बाद स्पर्म क्या करेगा? एक्सोसाइटोसिस कराएगा एक्रोसोमल वेसिकल्स में से एंजाइम्स का। एंजाइम्स क्या करेंगे? वहां से चीजों को हटा देंगे। स्पर्म जो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड कर जाएगा एग के, और क्या करेगा? स्पर्म जो घुस जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में और फ्यूजन हो जाएगा दोनों का। ये होता है हमारा सही आंसर। अगर तुम और देखते, जैसे अगर ये देख लो तुम लोग, ये सेकंड वाला ऑप्शन, इसमें सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को सीक्रेट करा, वेरी गुड, लेकिन क्या करा? स्पर्म की पहले ही फ्यूजन करा दिया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के। तो एक्सोसाइटोसिस होने से पहले फ्यूजन करा दिया, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट इज कीमो अट्रैक्शन टू द एग बाय सॉल्युबल मॉलिक्यूल। चलो ये वाला भी सही है। बाइंडिंग द स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ, ये भी फिर से गलत हो गया। ये भी सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है, मतलब ये भी गलत। डी की बात करें, कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू द एग बाय द सॉल्युबल मॉलिक्यूल सीक्रेटेड बाय द एग। चलो फर्स्ट इसका भी सही है। नाउ पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये हमारे यहीं पे गलत हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, यहीं पे हमारे सारे क्या हो गए? गलत हो गए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ये पूरा प्रोसेस बता दिया सी अर्चिन का। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। In case of morpholytic regeneration, in case of morpholytic regeneration, इसमें क्या होता है? चलो लास्ट वाले ऑप्शन से पढ़ते हैं। There is a de-differentiation, there is a de-differentiation of a cell at the cut surface which become undifferentiated.
These undifferentiated cells then divide to redifferentiate to form a complete structure. दिस इज वेरी वेरी मच रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता है, डी डिफ्रेंसिएशन ये सब नहीं होता है। मॉर्फोलेटिक रीजनरेशन की बात करें तो मॉर्फोलेटिक रीजनरेशन मतलब है मॉर्फोजेनेसिस चेंज हो रही है, डी डिफ्रेंसिएशन रीडिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। मॉर्फोलेटिक है, मॉर्फोलेक्सिस है, ओके। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, देयर इज अ सेल डिवीजन ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल, सेल डिवीजन हो रहा है डिफरेंशियल का, दैट मेंटेन देयर डिफरेंशिएट स्टेट टू फाइनली बिकम अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बनाएगा ये? नहीं, ये दिस इज वेरी मच रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। थर्ड इज दिस इज रीपैटर्निंग, चलो ये सही है, रीपैटर्निंग वाला ऑप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग टिश्यू, ये भी सही है। आफ्टर द स्टेम सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट इज देयर इज अ रीपैटर्निंग, हाँ ये सही है, ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विद अ लिटिल न्यू ग्रोथ, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। मॉर्फोलेटिक रीजनरेशन में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट टू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं विच इज फॉर्म्ड इन द मैमल्स, उसके बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि पॉसिबल फंक्शन क्या हो सकते हैं किसी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के, ये हमें बताना है। इसमें क्या है, फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें बोला है एलेंटोइन, जो एलेंटोइन है हमारी, इसमें बोला हुआ है जो एलेंटोइन है हमारी वो क्या कर रही है, यूरिनरी वेस्ट को स्टोर कर रही है, मीडिएट कर रही है गैस एक्सचेंज को। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्प्लेंकोप्ल्यूरो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। एट द कॉडल एंड ऑफ प्रिमिटिव स्टिक, दिस इज वेरी ट्रू कि जो एलेंटोइन होता है वो हमारा यूरिनरी वेस्ट को स्टोर करता है, मीडिएट करता है गैस एक्सचेंज को, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्प्लेंकोप्ल्यूर at the caudal end of the primitive streak, this is true. Next is amnion is a water sac, ये तो सही है, and protects the embryo and its surrounding amniotic fluid, ये भी हमारा सही है। This epithelium is derived from somatopleure, this is also a correct statement. एलेंटोइन जो होता है स्प्लेंकोप्ल्यूर से होता है, जो एमनियन होता है वो सोमेटोप्ल्यूर से होता है, so this will be a correct option. अब हमें सिर्फ दो ऑप्शन चूज करने थे, तो तुम्हें नीचे जाना ही नहीं था, तुम्हें यहीं से अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर में लगाना था वो तुम्हें ए पे लगा देना था, ऑप्शन पे टिक कर देना था। अगर मैं थर्ड और फोर्थ पढ़ूं तो देखते हैं कि सही है कि नहीं है। कोरियन इज एसेंशियल फॉर गैस एक्सचेंज एंड एमनियोटिक एम्ब्रियोज, नहीं, ऐसा नहीं। इट इज जनरेटेड फ्रॉम स्प्लेंकोप्ल्यूर, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। योक सैक इज अ लास्ट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन टू फॉर्म, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो स्टार्टिंग से ही गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पी एंड क्यू विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ना इसमें बोला है हमारा फोल्डिंग ऑफ द ह्यूमन एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल, क्या पूछा है, हमारे फोल्डिंग और वेल के फ्लिपर्स आर एम्ब्रियोलॉजिकली होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकली हमारे होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं। इसमें बोला व्हाट डज द स्टडी ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर टेल अस अबाउट इवोल्यूशन, तो जो होमोलोगस स्टडी है या फिर होमोलोगस स्ट्रक्चर है वो क्या बताते हैं इवोल्यूशन के बारे में। अब अगर तुम्हें होमोलोगस इवोल्यूशन पूरा पता है तो तुम एक बार में इस क्वेश्चन को कर लोगे, थोड़ा सा इसमें क्या करना है, हमें एलिमिनेशन अप्लाई करना था, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना था और तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में होता। चलो देखते हैं क्या होगा। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, ट्रू है ये चीज, अकर्ड ड्यू टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग द डिफरेंट एनवायरनमेंट। होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब होता है जो जिसका सेम ओरिजिन है लेकिन डिफरेंट उसके फंक्शन हो गए हैं बाय द इवोल्यूशन ऑफ द टाइम, इवोल्यूशन की वजह से उसका अलग अलग फंक्शन हो गए हैं, लेकिन कहाँ एक ही जगह से निकले थे लेकिन अभी कहाँ अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला सही हो गया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है दैट मीन्स उसका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि एक जगह से अराइज हुए और अलग अलग चले गए, ये होता है हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू।
अकर ड्यू टू द सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग द डिफरेंट एनवायरमेंट, तो ये भी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट इज सिमिलर ग्रुप of organisms with the mutations and variations getting naturally selected in the, हाँ देखो जो हमारे मतलब एक ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म थे लेकिन क्या हो गया, वो नेचुरली सिलेक्शन हो गया उनका अलग अलग इन्वायरमेंट में, तो मतलब निकले एक जगह से लेकिन डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में चले गए, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इमो। अब देखो तुम्हें यहाँ पे दिख गया होगा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी सब वो है, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पे डाइवर्जेंट पूछा है, यहाँ पे कन्वर्जेंट पूछ लिया, तो ये तो गलत हो गया। कन्वर्जेंट कैसे हो जाएगा, कन्वर्जेंट का मतलब है अगर हमारा एनालोगस स्ट्रक्चर होता तो, अभी एनालोगस स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो हमें इसे देखते ही इसे काट देना था, देखते ही इसको काट देना था, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फॉल्स, इट इज PQR। एस हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अगर हमें एस पता चल गया गलत, तो देखो तुम्हारा ये ऑप्शन भी गया। अगर तुमने एस पढ़ लिया होता तो तुम्हें करना क्या था, क्वेश्चन में तुम्हें सीधे एस पे जाना था, तुम्हें सीधे एस पे जाना था, और क्योंकि तुम्हारे 3 ऑप्शंस में एस है, 3 ऑप्शंस में एस है, तो तुम्हें एस पे जाना था और एस को पहले चेक कर लेना था कि वो सही है या नहीं है। अगर तुम्हें पता है होमोलोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो नहीं करते तो एस वहीं गलत हो जाता और तुम्हारा आंसर PQR हो जाता। तो ये एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करो, अपना दिमाग अप्लाई करो इस चीज में निकालने में, क्वेश्चन पे थोड़ा कम ध्यान देके ऑप्शंस पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, टोटल RNA was isolated, टोटल RNA was isolated separately from the cytosol से निकाला RNA को, एंड न्यूक्लियर को निकाला, ठीक है, न्यूक्लियर को भी निकाला और साइटोसोल से हमने RNA को भी निकाला, न्यूक्लियर में से और साइटोसोल में से, ऑफ ह्यूमन सेल्स ग्रोइंग इन अ सेल कल्चर। Each sample was mixed with a purified denatured fragment of DNA, ठीक है, corresponding to a large intron of a housekeeping gene and incubating under renaturation condition. Given below are the statements made about the outcome of the experiment. इसमें बोला गया कि मैंने एक RNA को आइसोलेट करा है, साइटोसोल से अलग करा है और न्यूक्लियाई से अलग करा है, ठीक है। ईच सैंपल में क्या करा, मैंने प्योरिफाइड डीनेचर फ्रेगमेंट डाल दिए हैं DNA के, माना देखो ये था हमारा वो, मैंने यहाँ पे DNA भी डाल दिए, प्योरिफाइड है, डीनेचर DNA है, और यहाँ पे हमारे RNA एक तो न्यूक्लियस से एक तो साइटोप्लाज्म से लिया गया है और एक में RNA जो है वो हमारा न्यूक्लियस से लिया गया है, और इसमें भी हमने डीनेचर DNA डाले हैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि जो करेस्पॉन्डिंग मतलब जो DNA फ्रेगमेंट हैं वो लार्ज इंट्रोन ऑफ द हाउसकीपिंग जी इंक्यूबेटिंग अंडर रीनेचुरेशन, ऐसी कंडीशन में डाले गए हैं जहाँ पे रीनेचुरेशन कंडीशन प्रॉपर प्रोवाइड की गई है। अब हमें बताना है कि एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है the RNA isolated from the nuclei will form RNA-DNA duplex because of the presence of introns in the primary RNA। तो एक बात बचाओ, जब हमारा प्राइमरी RNA होता है, प्राइमरी मतलब जो जिसमें अभी हमारा स्प्लाइसिंग नहीं हुई है, जहाँ पे हमारा प्रॉपर मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, तो अगर प्रॉपर मॉडिफिकेशन नहीं हुई है तो इसमें इंट्रोन्स होंगे, ऑब्वियसली इंट्रोन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। इंट्रोन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हमारा क्या होगा, RNA DNA डुप्लेक्स बनेगा, क्यों, क्योंकि इंट्रोन्स उसमें प्रेजेंट हैं, तो ये सही हो गया हमारा। नेक्स्ट बोला जो साइटोसोलिक RNA होगा यूजुअली विल नॉट फॉर्म RNA DNA डुप्लेक्स, वो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें इंट्रोन ही नहीं है, तो RNA DNA डुप्लेक्स कैसे बन जाएगा, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट इज सॉरी आई मीन सही हो गया, मतलब नहीं बनाएगा ना, हाँ तो ये सही हो गया क्योंकि इसमें विल नॉट लिखा हुआ है, सही हो गया ये वाला। नाउ बोथ साइटोसोलिक एंड न्यूक्लियर RNA विल नॉट फॉर्म, अगर हमने पहला वाला सही कर दिया कि न्यूक्लियर बना रहा है तो हम R वाले को कैसे सही कर सकते हैं, तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज साइटोसोलिक RNA विल फॉर्म RNA, अब ये वाला भी हमने क्या करा, देखो चारों जो ऑप्शन है जो P के कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, जो ऑप्शन है जो P को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है वो R है, जो Q को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है S है। तो अगर तुम्हें ये P एंड Q पता है तो तुम्हें RS पे जाओगे ही नहीं, तुम्हें RS को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, P एंड Q आंसर हो जाएगा।
आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट ट्रू फॉर द लो लेवल, बहुत कम लेवल के लिए, ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन हो गया है और बहुत लो लेवल का इम्यून रिस्पॉन्स हुआ है, तो कौन सा फैक्टर ट्रू नहीं होगा। देखो फर्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस आर एक्सप्रेस्ड एट अ वेरियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। ये तो तुम घुसोगे ना, जैसे हमारा एंटीजन या फिर कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल घुसता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी मच ट्रू। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम आर इंट्रासेलुलर। यस, तुम्हें भी पता है सेल के अंदर सारी फंक्शन होती है, जितनी भी फेजेस होती है लाइफ साइकिल की प्लाज्मोडियम की, वो सेल के अंदर होती हैं, सेल के फंक्शन के अंदर होती हैं, ये सेल के बाहर नहीं करती हैं फंक्शन। नेक्स्ट इज स्पोरोजोइट्स आर रैपिडली क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन। यस, क्यों? क्योंकि अगर ब्लड में रहेंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाएगा और सब चीजों को पता चल जाएगा कि एंटीजन आ चुका है तो उसको मार दिया जाएगा, तो वो इसीलिए क्लियर हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन से और हमारे लिवर वगैरह में जाके स्टेबल हो जाता है, वहां पर डिवाइड करने लग जाता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन प्राइमरीली, देखो प्राइमरीली आ गया, डिस्ट्रॉय मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। और बहुत लो लेवल की बात हो रही है, प्राइमरीली ही बोल दिया कि मैक्रोफेज डेंड्रिटिक सेल्स इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, ये नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे क्लेप्सिला न्यूमोनिया अपॉन इन्फेक्टिंग ह्यूमंस रिजल्ट इन सीवियर सेप्टिक शॉक, है ना, सीवियर सेप्टिक शॉक हो जाता है आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कुछ आवर का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद क्या हो गया, सीवियर इन्फेक्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन। क्या ट्रू नहीं है इस टाइप के इन्फेक्शन के लिए, क्या ट्रू नहीं होगा। Cell wall endotoxin causes a overproduction of cytokines. This is true. जब हमारे अंदर बॉडी में कोई भी सेप्टिक शॉक होता है तो जो हमारी सेल वॉल एंडोटॉक्सिन्स होती हैं वो साइटोकाइंस को ओवर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, जो साइटोकाइंस होती हैं वो ओवर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज सेप्टिक शॉक कैन बी ट्रीटेड बाय द एंटी TNF अल्फा एंटीबॉडीज। यस, जो TNF अल्फा बॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी TNF अल्फा बॉडीज होती हैं, ये हमारे एंटी मतलब सेप्टिक शॉक को ट्रीट करने में काम आती हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक। नो, ऐसा कुछ नहीं होता, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल प्रोटीन्स को यूज नहीं किया जाता हमारे सेप्टिक शॉक के ट्रीटमेंट में। किसको लिया जाता है, एंटी TNF एंटीबॉडीज को लिया जाता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो TNF से रिलेट करती हो हम उसको लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन, रिकॉम्बिनेंट TNF अल्फा रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। यस, क्योंकि TNF का क्या चाहिए, एंटी TNF चाहिए, इसलिए इसमें एंटागोनिस्ट बोला गया, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया हमारा, सी वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय, इज जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय। तो हमें अगर पूछा जाए प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो होती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होती है, मतलब कहाँ से जो प्रोटॉन है कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ पंप आउट होंगे। तो एक्सचेंजिंग प्रोटॉन्स फॉर सोडियम आयंस, ऐसा कहीं पढ़ा है तुमने कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, सोडियम के साथ प्रोटॉन हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं, सो ये तो गलत हो गया। इसमें क्या होता है, पंपिंग प्रोटॉन्स आउट इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। दिस इज ट्रू, ये बहुत सही है। हमें पता है कि H पॉजिटिव को वापस से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया जाता है और वहां पे F0 F1 जो पंप होती है वो ATP सीक्रेट कर लेती है, तो ये सही होगा। एंड सेकेंड इज पंपिंग OH नेगेटिव आयंस इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो टोटली गलत हो गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP,
ये भी गलत हो गया। आंसर विल बी बी, दैट इज प्रोटोन पंप आउट इनटू द एंटर मेम्ब्रेन स्पेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An alpha helix, an alpha helix in a peptide or a protein, in a peptide or a protein is characterized by a hydrogen bond and characteristic dihedral angles. चूज द राइट कॉम्बिनेशन। अब हमें राइट कॉम्बिनेशन देखना है अल्फा हेलिक्स का प्रोटीन पेप्टाइड का जो हाइड्रोजन बॉन्ड उसको कैरेक्टराइज करते हैं। देखो फर्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अ CO ऑफ रेजिड्यूज I and NH of residues I plus 4. Dihedral angle is a -50 डिग्री -60 डिग्री। तो ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि जो NH होता है उसका रेजिड्यू I एंड CO का रेजिड्यू I plus 4 यूज होता है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन की बात करें, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अमाइड NH ऑफ द रेजिड्यू I एंड अमाइड CO ऑफ रेजिड्यू I plus 4। ये हमारा अभी तक सही आता है। डायहेड्रल एंगल इन द रीजन -50 एंड -60, दैट इज फाई एंड साई। सो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ऑप्शन पढ़े, देखो फिर से CO पहले आ गया और NH क्या है बाद में आया और I plus 4, ये तो हमारा फिर से गलत हो गया। नेक्स्ट अगर ऑप्शन चूज करें तो ये भी गलत हो गया। तो तुम देखो अगर तुम्हें ये पता था ये वाली चीज तो तुम्हारा पहला ही आंसर सही हो जाता, ये तीनों ही गलत हो जाते। तो तुम्हें ये दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तुम एक बार ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस के अंदर ट्राई करो कि कुछ ऐसा ट्रिक निकल रही है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को ट्रीट कर सकता हूँ, क्या कोई भी ऐसा तरीका निकल रहा है जहां से मेरा आंसर निकल के आ जाए। तो तुम्हें उस पर भी ध्यान देना है, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें ऑप्शंस को भी एक बार जाके देखना है कि क्या इस ऑप्शन से मेरा आंसर निकल सकता है, क्या मैं इस ऑप्शन पे जाके देख सकता हूँ कि इसका आंसर निकल सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस ऑन्कोजेनिक प्रोटीन एंड इट इज नॉट। ये देखना मत भूला करो, कोई भी अगर क्वेश्चन है अगर तुम्हें लगता है नॉट लिखा हुआ आ रहा है या फिर कुछ और लिखा आ रहा है तो इस पे तुम स्टार मार्क करके लगा दो। क्यों? क्योंकि नॉट हम भूल जाते हैं, नॉर्मली हम ध्यान ही नहीं देते नॉट वाला। तो फर्स्ट इज ERBA। ERBA जो होता है वो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर का, यस ये एक ऑन्कोजेनिक प्रोटीन है जो किसके साथ मैच होता है? थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ में। सो ये हमारा सही है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज ERBB। ये क्या होता है? ये होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ERBA तो है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, ERBB है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। तो ये भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट इज रेस। रेस इज guanine न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन विद GTPase एक्टिविटी। रेस जो होता है हमारे, जब हमारे सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं वहां पे काम आता है, और एक guanine न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है जिसके पास क्या है? GTPase एक्टिविटी है। क्या है? GTPase एक्टिविटी है। तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज FOS, फॉस प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? नॉट पूछा था हमें, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल सेल इंटरेक्शन के लिए पूछा है, सेल सेल इंटरेक्शन के लिए पूछा है, विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, ये पूछा है कि ट्रू जो नहीं है। ओके तो क्या हुआ? पहला है हमारा कैथरीन्स लिंकर प्रोटीन, कैथरीन्स लिंकर प्रोटीन विच कैरी कैल्शियम आयन मीडिएटेड अडेजन बिटवीन द सेल्स। तो याद रखना जो हमारी कैथरीन्स होती हैं एक तो कैल्शियम डिपेंडेंट होती हैं और अडेजन प्रोटीन्स तो हैं, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन भी लिंकर भी होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन्स भी होती हैं। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ये तो गलत नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं है इसका, ये ट्रू हो गया, मतलब आंसर नहीं है, ट्रू हो गया। नेक्स्ट इज इंटेग्रिन्स आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स that mediate
होमोफिलिक अडेजन, होमोफिलिक अडेजन थ्रू एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये याद रखना है, जो इंटेग्रिन होती हैं वो होमोफिलिक अडेजन नहीं कराती, दे यूज टू डू हेट्रोफिलिक अडेजन। कैसे कराती हैं? हेट्रोफिलिक अडेजन कराती हैं। तो ये वाला क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब ऑप्शंस में जाके देखो कि ऐसा है कहीं जहाँ पे क्यों गलत हो रखा हो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर तुम्हें पता चल गया क्यों गलत है, तो तुम्हें सिर्फ आंसर दे रखा है कि ओनली क्यों, और कहीं क्यों नहीं दे रखा है, तो तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें आंसर डायरेक्ट मिल जाता। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं दो ऑप्शंस। Selectants are the cell surface lectins, yes, that mediate a variety of transient cell-cell adhesion interaction in the bloodstream. तो ये सही है, ये होता है, ये ट्रू है। ICAMS is intracellular cell adhesion molecules, and VCAMS, that is vascular cell adhesion molecules, are the member of the family, that is immunoglobulin superfamily के members होते हैं। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली क्यू विल बी आर आंसर। अगर तुम्हें क्यू भी आ जाता, अगर तुम्हें पता होता इस चीज का, तो तुम्हारा आंसर यूं ही निकल के आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक्टिवेशन ऑफ WNT सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हमें भी पता है कि WNT जो सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कब? ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। जब अर्ली डेवलपमेंट हो रहा होता है तब हमारा WNT सिग्नलिंग पाथवे जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑफ द वेरियस पाथवेज विच among the following is likely to induce the cytoskeletal changes like shape and movement। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा जो पाथवे है जो WNT से रिलेटेड है और रिस्पॉन्सिबल है साइटोस्केलेटल चेंजेस के लिए, सेल शेप के लिए और मूवमेंट के लिए। हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बताओ मुझे, ये WNT वाला पाथवे ये सॉस को अगर करेगा तो ये हमारे किसी सेल शेप को डिटरमाइन करने वाला है क्या? हमारे साइटोस्केलेटन प्रोटीन को डिटरमाइन करने वाला है क्या? हमारे किसी भी मूवमेंट से रिलेटेड है ये? तो ये नहीं है। सो ये वाला हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट इज WNT ने क्या करा? PLC को एक्टिवेट करा, PKC को एक्टिवेट करा, कैल्शियम निकला, ये निकला, ऐसा है? ये गलत है, ये भी गलत है। अगर तुमने WNT पाथवे पढ़ा है तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये भी गलत है। नेक्स्ट इज WNT जो होता है ये DSH प्रोटीन से बाइंड करेगा, बीटा कैटेनिन इसको बनाएगा, ये तो पूरा ही गलत है। ये भी गलत। नेक्स्ट इज WNT ने बाइंड करा, DSH को एक्टिवेट करा, उसने क्या करा? रो प्रोटीन को एक्टिवेट करा, जिसकी वजह से हमारा ये बना, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा किस चीज के लिए? हमारे साइटोस्केलेटन चेंजेस के लिए, सेल शेप के लिए एंड मूवमेंट के लिए। ओके, अगर तुमसे WNT पाथवे पूछा जाए कि जो इंड्यूस करता है साइटोस्केलेटन चेंजेस को, तो उसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, which of the following correct human diseases cause is microbe match for each? तो पता है मैंने तुम्हें एक उसमें बताया था कि मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन को सबसे ऊपर चूज करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें एक भी आंसर पता है, तुम्हें अगर एक भी चीज आती है, तो इस आंसर को तुम फटाक से कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है हमारा, तुम्हें अगर ये पता था स्कारलेट फीवर क्या होता है, टाइफस किससे होता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या है? स्टमक से रिलेटेड है। क्रोनिक मतलब थोड़ी ज्यादा हेवी डिजीज हो गई है, मतलब एक्यूट नहीं हुई है बट क्रोनिक है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। अब मुझे बताओ हमारे स्टमक में कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ये कॉज कर सकता है? आई थिंक ये हर बच्चे को पता होगा कि कौन सा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो पी का क्या हो गया? पी का हो गया 2। नेक्स्ट इज लाइम डिजीज कौन करता है? लाइम डिजीज करता है रिकेट्सिया प्रोवाजाइकी। तो ये क्या हो गया? क्यू का हो गया 3। स्कारलेट फीवर कौन करता है? फीवर के नाम से याद रखते, ये करता है बोरेलिया बर्गोडिफेरी, ठीक है, बोरेलिया बर्गोडिफेरी, आर हो गया 1।
टाइफस की बात करूं, टाइफस कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजियंस। स्ट्रेप्टोकोकस ये तो पता है ना, टाइफस की जो हमारी जीनस है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस अगर तुम्हें पता होता तो एस का 4 हो जाता। अगर तुम्हें स्ट्रेप्टोकोकस भी प्रेजेंट पता होता तो तुम्हें ये आंसर मिल जाता। क्यों? क्योंकि एस का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो ये वाला भी गलत हो जाता, ये वाला भी गलत हो जाता, ये वाला भी गलत हो जाता, और आंसर कौन सा सही हो जाता? बी वाला आंसर सही हो जाता। अगर तुम्हें एक ऑप्शन पता होता मैच ऑफ द फॉलोइंग में, टाइफस का तो सबको पता होता है कि कौन सा बैक्टीरिया करता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस करता है। अगर तुम्हें इतना भी पता था तो तुम्हारा पूरा ऑप्शन 5 सेकंड में सॉल्व हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Following are the certain statements related to the eukaryotic DNA replication. अब ये किससे रिलेटेड हैं? यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड हैं। अब हमें बताना है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट इज द जीनोम ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स कंटेन मैनी पोटेंशियल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हमें पता है कि अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, अगर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? मैनी ओराई होते हैं, बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। तो ये वाला तो आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब आंसर में देखो कहाँ पे पी आ रहा है, तो इसके चक्कर में ये वाला सी वाला देखो, इसमें पी नहीं आ रहा तो ये वाला गलत हो गया। अब हमें इन तीनों में से चूज करना है। अब मैं क्या देखूं कि अगर मुझे पता चल गया कि ये एस वाला सही है या फिर गलत है, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एस है और एक में एस नहीं है। तो मुझे ये चूज करना पड़ेगा कि एस को देखती हूँ पहले जाके, कि जिससे पता चल जाएगा मेरे को मेरा आंसर क्या है। तो चलो एस को देख लेते हैं। द रेट ऑफ इलोंगेशन ऑफ डिफरेंट डीएनए, जब इलोंगेशन हो रहा होता है डिफरेंट डीएनए का, चेन्स का, ड्यूरिंग जीनोम रेप्लिकेशन वेरीज ड्रेस्टिकली। देखो अब ये क्या हो गया? बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया। ये क्या हो गया? बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया। मतलब ऐसा बोला कि बहुत ज्यादा ड्रेस्टिकली होता है। तो एक्सट्रीम वर्ड को हमेशा ये कोशिश करना कि तुम ऐसे जो वर्ड्स आते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाते हैं, वहां पे तुम समझ लेना कि क्वेश्चन जो है 80 to 90 और 90 to 95% क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो तुम्हें यही समझ जाना चाहिए था। ऐसे ड्रेस्टिकली कैसे वेरी करेगा ना? अगर थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है चलो समझ आता है, ड्रेस्टिकली वेरी कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अगर हमें ये ऑप्शन पता चल गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा PQR। क्या हो जाएगा? PQR। हमने सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो पढ़े ही नहीं, और हमने दो ऑप्शन पढ़ के हमने अपना आंसर निकाल लिया। चलो क्यू ऑप्शन देख लेते हैं। ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट when embryos are undergoing rapid cell division, origin sites are uniformly activated। ये तो सही है, क्योंकि जब अर्ली डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियोज अंडरगोइंग रैपिड सेल डिवीजन, तब हमारे यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली ही एक्टिवेट होता है। ये तो सही है। नेक्स्ट इज पल्स चेज टेक्निक जो होती है, पल्स चेज जो टेक्निक होती है इज यूज टू लेबल साइट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यस, ये हमारी जो पल्स चेज टेक्निक होती थी वो क्या करती थी? हमारे डीएनए रेप्लिकेशन की साइट्स को बताती थी, वो लेबल कर देती थी कि यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। करना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट है करना कैसे, वो तरीका सीखो। पहले एस पे, अगर हमें पता है कि 3 ऑप्शंस में एस एस है तो तुम एस को निकालो। पहले एस को निकालोगे सारा ऑप्शन ही निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a promoter deletion study was done in order to determine the binding site for a transcription factor on the promoter which is activated on the treatment with a drug X। ठीक है, इसमें बोला गया कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था जो किसी की बाइंडिंग साइट को डिटरमाइन करता था, मतलब किसी प्रमोटर की बाइंडिंग साइट को डिटरमाइन करता था, लेकिन हमने इसे किससे करा? ड्रग एक्स से ट्रीट करा। The following construct were made। देखो ये बनाया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बनाया। एंड लूसीफरेज से, जहां से हमारा क्या होता है, हमें पता चल जाता है किसकी एक्टिविटी कितनी आ रही है। उसकी लूसीफरेज एक्टिविटी मतलब उसमें लुमिनेसेंट होने लग जाता है, तो हमें पता चल जाता है किसकी एक्टिविटी कितनी है। एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर रिवील्ड। ये हमारे रिजल्ट जो हैं वो रिवील्ड हुए हैं।
नाउ दिस इज अ कंट्रोल एंड दिस इज ट्रीटेड विद अ ड्रग एक्स। अब हमें क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम ऑप्शन से आंसर निकालोगे या फिर खुद सोचोगे अच्छा लूसिफेरेज एक्टिविटी तो मुझे आती नहीं, अब मैं कैसे करूंगा इस ऑप्शन को। तो तुम्हें क्या करना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे चूज करना है। तुम्हें पहले बताना है, पी पे जाना है। पी पे क्या लिखा हुआ है, रीजन बिटवीन 1800 एंड 1210 कंटेन अ बाइंडिंग साइट फॉर द एक्टिवेटर। क्या है, रीजन जो है 1800 और 1210 के अंदर क्या है, एक्टिवेटर है। तो तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ 1800 की बात करूं या फिर 1210 की बात करूं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक्टिविटी बढ़ रही है ना इसकी। देखो ड्रग एक्स की प्रेजेंस में एक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई एक्टिवेटर डला हुआ है जिसकी वजह से एक्टिविटी बढ़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज रीजन बिटवीन 868 एंड -1210 कंटेन्स अ बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर। अगर रिप्रेसर के लिए बाइंडिंग साइट होती तो ये तो बढ़ता ही नहीं, ये कैसे बढ़ रहा है। तो ये बी ऑप्शन हो गया गलत, बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सी इज रीजन बिटवीन 868 एंड -432। इन दोनों के बीच में जो रीजन है वो क्या कर रहा है, बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर, तो रिप्रेसर के लिए बाइंड कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आंसर क्या है, पी सही है हमारा और आर सही है। एस को देखो, बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिवेटर, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी एंड आर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये क्वेश्चन को समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखो। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, स्टिंग ऑफ बी कॉजेज पेन। तो इसमें बोला गया कि एक स्टिंग है, मतलब किसी ने बी ने काट लिया और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, रेडनेस एंड स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेलेटिन इज अ मेजर पेप्टाइड इन अ बी वेनम। तो मेलेटिन जो है एक मेजर पेप्टाइड है इन अ बी वेनम। Now melatonin is a membrane binding peptide that is involved in activating a phospholipase in the membrane। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो मेलेटिन है एक मेम्ब्रेन बाइंडिंग प्रोटीन है जो इन्वॉल्व है किसी भी फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए। नाउ द टारगेट फॉस्फोलाइपेज दैट इज एक्टिवेटेड बाय मेलेटिन इज। तो जो पॉसिबल टारगेट फॉस्फोलाइपेज है मेलेटिन का वो क्या होगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हारा, रेडनेस दे रखी है, यहाँ पे स्वेलिंग दे रखी है, और क्या दे रखा है, पेन दे रखा है। ठीक है, तो ये अगर तुम्हें इस चीज का पता है कि ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ से जनरेट होती हैं, एरेकिडोनिक एसिड से, एरेकिडोनिक एसिड से। तो अगर तुम्हें इतना पता था तो तुम्हारा आंसर 5 सेकंड में हो जाता, क्योंकि इसमें ना तो कैल्शियम की बात करी गई है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो जाता, हमारा कोई पाथवे नहीं चल रहा है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस चल रही है। तो फॉस्फोलाइपेज सी अगर इनोसिटोल फॉस्फेट को करेगी तो ये तो गलत हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ फॉस्फोलाइपेज डी की, तो 1,3 इनोसिटोल को कर रहा है, ये भी हमारा कोई मतलब नहीं है। फॉस्फोलाइपेज ए विल एक्टिवेट पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक फैटी एसिड का क्या फंक्शन होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाता, बी, दैट इज फॉस्फोलाइपेज A2 जो होता है, फॉस्फोलाइपेज A2 जो होता है हमारा, ये क्या करता है, ये हमारे एरेकिडोनिक एसिड को एक्टिवेट कराता है। एरेकिडोनिस अपना सिक्रीशन देता है जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी, किस चीज के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए। किस चीज के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए। तो ये होता है हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ। ये इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला इसके बीच में कि तुम्हारा थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा और तुम थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी अच्छे से सीख पाओगे। तो जो जीपीसीआर वाला हमारा पाथवे होता है या फिर जीपीसीआर जो रिसेप्टर होता है हमारा, वो कैसा होता है, सरपेंटाइन नेचर का होता है, सरपेंटाइन नेचर का।
अब सर्पेंटाइन का मतलब क्या हुआ, 7 पास, मतलब 7 टाइम वो क्या होता है, मेम्ब्रेन से पास होता है। देखो जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होता है हमारा सर्पेंटाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 पास। चलो नेक्स्ट, which of the following molecule is involved in calcium dependent cell adhesion। जब हम पीछे वाला क्वेश्चन कर रहे थे मैंने तुम्हें बताया था कि जो कैल्शियम आयन होता है वो डिपेंडेंट होता है, जो कैल्शियम आयन डिपेंडेंट सेल अधेजन मॉलिक्यूल होता है, सेल टू सेल अधेजन जो मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है, कैथरीन। कैथरीन मॉलिक्यूल होता है, कैथरीन मॉलिक्यूल होता है जो कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। काल्पिन नहीं होता। काल्मोडिनिल, काल्मोडिल कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, बाइंड करेगा, लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं होता सेल टू सेल अधेजन में, तो ये वाला गलत हो जाएगा। एनकेम नो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैथरीन आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिक शॉक इज कॉज्ड बाय, टॉक्सिक शॉक इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता है टॉक्सिक कॉज, द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया। नहीं, कोई भी सम बैक्टीरिया नहीं हो सकता, लेकिन कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है जिसके पास कुछ पर्टिकुलर चीज होती है, वही टॉक्सिक शॉक कर सकती है, कोई भी ऐसे नहीं करेगा, तो ये वाला गलत हो गया। एक्सेसिव स्टिमुलेशन of large T cells, of large proportion of T cells by bacterial super antigen, ये होता है आंसर। ये आंसर होगा क्या, कि जो सुपर एंटीजन होता है बैक्टीरिया के अंदर एक, ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर आता है और क्या करेगा, प्रोलिफरेशन कराएगा या फिर ओवर एक्सप्रेशन करा देगा, ओवर एक्सप्रेशन करा देगा किसका, टी सेल्स का, जिसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिक शॉक हो जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है हमारा, बी हमारा आंसर होगा। अगर मैं सी को देखूं तो इसमें है एबनॉर्मल साइटोकाइन प्रोडक्शन बाय बी सेल्स, सो दिस इज विल बी अ रॉन्ग आंसर। ये क्या होगा हमारा, रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, एबनॉर्मल साइटोकाइन प्रोडक्शन बी स्टार्ट नहीं करेंगी ना। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, पहले इम्यूनोग्लोबिन्स कैसे बन जाएंगे, हमें टॉक्सिक शॉक में क्या बनाना है, टी सेल्स को बनाना है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। आंसर क्या होगा, B, that is excessive stimulation of a large proportion of T cells by bacterial superantigens. Next, अंदर 2 मिनट दो थोड़ा, चलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करें, इन्वॉल्व्स अ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड, तो इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करते हैं, उसमें क्या होता है हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डाली जाती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डाली जाती हैं, इसको याद रखना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज नो, हेप्टेन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज नो, कैरियर नो, क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डाली जाती हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो इसमें ए बी सी क्या होगा, जो रिएक्शन हमारी हो रही है उसमें ए और बी और सी का चीज बतानी थी कि वो क्या बनाएंगे। तो हमारा देखा कि इसमें ग्लूकोज था, ग्लूकोज ने क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। अभी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अगर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, या फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, या हमारा 6 ग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो गया, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा है, दैट मीन्स बनाएगा क्या, वो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होगी, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ यूडीपीज। तो इसीलिए याद रखना कि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तभी हम बोलते हैं जो ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, उसमें क्या होता है, ये हमारा कमिटेड स्टेप नहीं है, ये इसने कमिटमेंट नहीं दी कि मैं ग्लाइकोलिसिस ही कराऊंगा। क्यों, क्योंकि ये 3 पाथवेज में जा सकता है। कौन कौन से पाथवे, 1, 2 और 3 पाथवेज में जा सकता है, इसलिए ये कोई कमिटमेंट नहीं देता है। तो अगर हमें पता चल गया कि जो ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट है वो ग्लाइकोजन बनाएगा,
अगर ये ग्लाइकोजन बनाएगा, इससे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन से चूज करेंगे, तो ये फर्स्ट पे ग्लाइकोजन बना रहा है, ये गलत, ये बना रहा है, नहीं। ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज सी, चलो ये देख सकते हैं हम लोग, और ये देख सकते हैं। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का पता है ये कौन सी प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है। अगर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है तो क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्लाइकोजन तो ये हो गया, ये भी पायरुवेट बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, सिट्रेट, तो यही ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है या सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट कहाँ आता है, सिट्रेट आता है हमारे टीसीए साइकिल में, ये बहुत आगे आएगा, पायरुवेट पहले ही बन जाएगा। नाउ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो होता है वो हमारा क्या बनाता है, राइबोस 5 फॉस्फेट। अगर तुम्हें ये भी पता था तो तुम इसके बेसिस पे भी ये दोनों आंसर चूज कर सकते थे और इसको हटा सकते थे। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर होगा सी, सी विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन क्या है, अ नॉन एंजाइमेटिक वायरल प्रोटीन, एक एक्स थी, नॉन एंजाइमेटिक वायरल प्रोटीन थी, was found to be inducing a cellular gene promoter activity, although no in vitro DNA binding activity could be identified, नहीं हुई with the protein X। तो कोई भी ऐसी प्रोटीन आइडेंटिफाई नहीं हुई है जो हमारा डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी करती हो। It was found that co-recruited on the cellular promoter along with the cellular transcription factor। देखो यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो हमने क्या देखा इन वीवो में कि वो किसके साथ रिक्रूट हो रहा है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ रिक्रूट हो रहा है। इन विट्रो जब हमने देखा, इन वीवो जब हमने देखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स टू बी द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ अबव फाइंडिंग्स। तो हमें क्या पता है, नो इन विट्रो तो हमारे डीएनए बाइंडिंग कोई एक्टिविटी मिली नहीं है, लेकिन हम इन वीवो की बात करें तो हमें क्या मिला है, सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ कोई भी प्रोटीन आती हुई दिखी है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या एक्स हमारी जो हो सकती है, क्या एक्स हमारी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होगी, नहीं, क्योंकि हमने तो कोई ऐसी आइडेंटिफाई करी ही नहीं है, तो वो तो नहीं होगी। अगर मैं बोलूं एक्स इज अ शेपरॉन, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल होगा ना, शेपरॉन को कहाँ अभी किस चीज की जरूरत है, कौन लेके कौन आया, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट इज एक्स मॉडिफाइज क्रोमेटिन फॉर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन, उसने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करी है, वो सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को लेके आया है, फिजिकली इंटरेक्ट करा है उसके साथ। तो आंसर क्या होगा, एक्स इज फिजिकली इंटरेक्ट्स विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन की बात करें तो बैक्टीरियोफाज जो लैम्डा होता है इज अ टेम्परेट बैक्टीरियोफाज एंड हैज टू मोड्स इन इट्स लाइफ साइकिल, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होती है एंड लाइटिक साइकिल होती है। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। Now Bacteriophage lambda is a temperate bacteriophage and has two modes in its life cycle, the lysogeny, okay, sorry for the inconvenience, एक सेकेंड बस। Bacteriophage lambda is a temperate bacteriophage and has two modes in its life cycle, that is lysogenic and lytic. Now several genes are involved in these two processes like N हो गया हमारा, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, Q हो गया, ये सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे इन साइकिल में। अब मुझे ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द कंट्रोल मैकेनिज्म करेक्टली। तो कौन सा डायग्राम जो है हमारा मैकेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है हमारा, देखो ये वाला अगर हम डी से देखें, डी वाले से देखें तो क्या होता है हमारा, इसमें क्या दे रखा है, C3 जो है वो C2 को एक्टिवेट कर रहा है, और ये जो C2 है हमारा लाइसोजेनिक साइकिल को C1 को एक्टिवेट कर रहा है। तो ऐसा, और जिस भी आ रहा है इसमें, ठीक है, ये भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पहले C3 एक्टिवेट करता है C2 को, करेगा तो सही,
लेकिन क्या करता है, पॉजिटिव रेगुलेटर काम करेगा, उसके बाद वो C1 और INT को एक्टिवेट करेगा, तब जाके लाइसोजेनी साइकिल होगी। अगर मैं बात करूं इसकी, तो C3, ये जो N है, ठीक है, ये N है, ये C3 को भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, पर ये वाला सही था, Q वाला लैक्टिक साइकिल करता है। नेक्स्ट इज, पर यह ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट इज C सेकंड जो कर रहा है वो INT को कर रहा है, लाइसोजेन, ये तो पूरा ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा C थर्ड होता है वो C2 को करेगा, ठीक है, वो C थर्ड C2 को करेगा। और ये वाले की बात करूं तो जिस को भी इसने क्या डाला है, Q को भी लैक्टिक में डाल दिया, ये तो पूरा ही गलत हो गया, ये पूरा गलत हो गया। तो आंसर जो होगा तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट होगा। क्यों? देखो, ये जो हमारा N था उसने क्या करा, C2 को रिलीज करा, C3 एंड Q। ये जो C3 है उसने क्या करा, पॉजिटिव रेगुलेटर करके, मतलब उसका सीक्रेशन बढ़ाया C2 का। C2 ने फर्दर दो चीजों को एक्टिवेट करा, दैट इज C1 एंड INT। C1 और INT को करेगा तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लाइसोजेनी साइकिल के लिए। किसके लिए? लाइसोजेनी साइकिल के लिए। और जब ये Q को एक्टिवेट करेगा, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा लैक्टिक साइकिल के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, ए। जब ये मैं कराऊंगी, शायद अनअकैडमी पे कराऊंगी या फिर मैं यूट्यूब पे कराऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं ना, इतने क्वेश्चंस आते हैं, और इन्हीं में घुमाएगा, वो लाइसोजेनी साइकिल में घुमाएगा, लैक्टिक साइकिल में घुमाएगा, इनके जीन्स में घुमाएगा। तो इतना इजी प्रोसेस है, अगर तुमने एक बार पढ़ लिया तो तुम्हें सारा याद हो जाना है। और मैं या फिर तो अनअकैडमी पे कराऊंगी टॉपिक को, या फिर यूट्यूब पे कराऊंगी, अगर जैसे भी मुझे पॉसिबल होगा मैं वैसे कराऊंगी आप लोगों को। और आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ भी आएंगी। तो आज हम क्वेश्चन पैटर्न वाला ही कर रहे हैं, सारा मैराथन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक भी क्लास ले रही हूँ तो हर क्लास के बाद क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप उन्हें जाके देखें, क्वेश्चंस करें, एटलीस्ट क्लासेस को देखें, जिसकी वजह से अगर कोई डाउट भी है तो वो क्लियर हो जाए आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The following statements are made on a DNA replication। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट बनाए गए DNA रेप्लिकेशन पे। अब हमें देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। इसमें बोला रेप्लिकेशन फॉर्क इज अ ब्रांच पॉइंट इन अ रेप्लिकेशन आई और बबल। इसने बोला कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क है और वो एक क्या है, ब्रांच पॉइंट है किसी भी रेप्लिकेशन के बबल का। जैसे ये हमारा बबल हो गया, ये IC बन गई, तो ये क्या हमारा यहाँ पे क्या है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, हमारा ब्रांच पॉइंट है, ठीक है। अब देखते हैं, रेप्लिकेशन बबल्स कंटेन अ 2 रेप्लिकेशन फॉर्क्स। 2 रेप्लिकेशन फॉर्क्स होती हैं इसमें, तो ये वाला तो सही हो गया हमारा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला भी सही हो गया। Now next is DNA replication is a continuous according to the interpretation made by Okazaki। तो ऐसा है कि DNA रेप्लिकेशन अगर कंटिन्यूस होगा अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन मेड बाय ओकाजाकी। ऐसा तो कहीं इंटरप्रिटेशन ओकाजाकी ने दिया ही नहीं कि यहाँ पे कंटिन्यूस होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल प्राइमिंग इवेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड टू इनिशिएट DNA सिंथेसिस। तो ऐसा है कि मल्टीपल प्राइमिंग इवेंट चाहिए, लीडिंग के लिए भी और लैगिंग के लिए भी। लीडिंग के लिए क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक बार प्राइमिंग स्ट्रैंड चाहिए, सिर्फ एक बार चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। तो अगर S हमारा गलत हो गया, R हमारा गलत हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, P and Q will be the answer। P and Q will be the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन। MicroRNAs have recently been shown to play a significant role in the fine-tuning of gene expressions. Some miRNA induce a gene silencing by binding to mRNAs and inducing an inhibition of translation. On the other hand, there are some miRNAs that bind to mRNA and activate their degradation. The following characteristic can be applicable to the miRNAs that inhibit mRNA translation। क्या कर सकते हैं, mRNA को ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। ये जो miRNA वाला प्रोसेस है, ये मैंने आपको YouTube पे करा के रखा हुआ है, आप जाके सर्च करिए, आप जाके पढ़िए उसको। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ईजी भी टॉपिक है। एक बार समझ आ गया तो वो कभी नहीं भूलने वाले आप लोग। तो ये वाला वहां से कीजिएगा। और मैं बता देती हूँ, वैसे miRNA is partially complementary to the region of target mRNA in the 3' UTR। अभी देखते हैं ये सही है कि नहीं। miRNA always, और देखो अब क्वेश्चन क्या है, अब मैंने तुम्हें बताया था जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वो हमारे 90% गलत होते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, miRNA always base pair with the mRNA around on AUC rich region।
तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ऑलवेज आ गया। तो ऑलवेज से रिमेंबर करो कि अगर कोई भी चीज ऑलवेज हो रही है तो वो क्या होगी, गलत होगी। mRNA base pairs with mRNA through 6 to 7 nucleotides at its 5' end and referred as a seed sequence as well as few additional bases elsewhere. Yes, जो mRNA होता है वो बेस पेयर करता है mRNA को 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड पे, जिसे हम बोलते हैं सीड सीक्वेंस। ठीक है, ये तो सही हो गया। एस की बात करेंगे तो mRNA इज ऑलवेज, देखो फिर से ऑलवेज आ गया, तो इसी के बेसिस पे तुम्हारा आंसर क्लियर हो जाना था। कॉम्प्लीमेंटेड द 5' UTR, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत। तो क्या गलत हो गया, क्यू और एस गलत हो गया हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी एंड आर। आंसर विल बी पी एंड आर। देखो इसमें क्या है, proximal distal growth and differentiation of a tetrapod limb bud are made possible by series of interaction between a apical ectodermal ridge AER region के बीच में and limb bud mesenchyme के बीच में directly beneath it. Some of the interaction performed in chick demonstrated the following result. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो प्रॉक्सिमल डिस्टल ग्रोथ होती है या फिर डिफरेंशिएशन होता है हमारे टेट्रापोड लिम्ब बड का, वो कैसे पॉसिबल होता है, जब हमारी एपिकल एक्टोडर्मल रिज में और बड लिम्ब जो मेसेनकाइम होती है इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसके बाद ये सब होता है। अब इसका पूछा है कि कॉम्बिनेशन करेक्ट कौन सा होगा, क्या पूछा है, कॉम्बिनेशन करेक्ट पूछा है। देखते हैं, व्हेन AER वाज रिमूव्ड, अगर हमने AER को ही रिमूव कर दिया तो क्या डेवलपमेंट होगा, किसी भी टाइप का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट क्या होगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सीज हो जाएगा। तो ये सही है। अगर ये सही हो गया तो हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया और डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास कैसे बचे, दो ऑप्शंस बचे। ठीक है, व्हेन लेग मेसेनकाइम, लेग मतलब पैर वाली, लेग मेसेनकाइम वाज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग AER, मतलब ये AER था हमारा, है ना, ये AER था, इसके हमने सामने कौन सी डाली, लेग मेसेनकाइम डाली। क्या डाली, लेग मेसेनकाइम डाली। अगर मैं AER के आगे कोई भी मेसेनकाइम डाल दूं तो वो वैसा ही डेवलप होने वाला है। तो वहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर बन जाएगा, डेवलप्ड एट द एंड ऑफ विंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तुम जैसा डालोगे वैसा मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हेन लिम्ब मेसेनकाइम वाज रिप्लेस्ड बाय नॉन लिम्ब मेसेनकाइम, तो मेसेनकाइम तो इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, तो क्या लिम्ब फिर से डेवलप होगा, नहीं, लिम्ब डेवलप नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो हमें आंसर मिल गया पी और एस, सॉरी पी और क्यू आंसर मिल गया, और एस और आर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। When an extra AER was grafted onto an existing limb bud, the development of limb stopped, नहीं, वो एक और लिम्ब बना देगा पर स्टॉप नहीं करेगा। तो ये वाला आंसर क्या होगा, पी एंड क्यू हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड टू इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्यूरोमाइसिन होती है वो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। Given below are the few statement about the antibiotic, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं एंटीबायोटिक के बारे में, तो देखो जान लेते हैं हम लोग। इट एंटर्स द ई साइट, तो तुम याद रखो ये ई साइट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ई साइट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है ऑफ द राइबोसोम वेयर प्रिवेंट द रिलीज ऑफ डी एसिटाइलेट टीआरएनए, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये वाला हो जाएगा गलत। नाउ इट ब्लॉक्स द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस बाय बाइंडिंग टू द ट्रांसलोकेशन फैक्टर दैट इज EFG, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ये ट्रांसलोकेशन फैक्टर में काम नहीं आता है। ये जो प्यूरोमाइसिन है रिजेंबल्स द इनिशिएटर टीआरएनए एंड टीआरएनए एफमेट एंड बाइंड एक्सक्लूसिवली टू द पी साइट, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा, इट रिजेंबल्स द अमाइनो एसाइल टीआरएनए, ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए से रिजेंबल करेगा और ये ए साइट पे जाके बाइंड करेगा। दिस इज ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए साइट पे जाके बाइंड करेगा। अगर 4 सही हो गया हमारा तो तुम देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट इज प्यूरोमाइसिन इनहिबिट ओनली प्रोकैरियोटिक, नो, दोनों को इनहिबिट करता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, दोनों को ही इनहिबिट करेगा। तो आंसर विल बी 4 and 6, दैट इज सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA is not hydrolyzed by alkali whereas RNA is readily hydrolyzed,
इसने बोला है कि डीएनए जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है एल्कलाई के द्वारा, लेकिन आरएनए बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आरएनए के पास क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसकी वजह से नहीं। प्रेजेंस ऑफ यूरिडिन, नो। फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन आरएनए सच एज स्टेम लूप स्ट्रक्चर, नो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, 2' OH, जो किसके पास नहीं होता, डीएनए के पास में, जिसकी वजह से वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो पाता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस द एक्वापोरेंस इज रेगुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ 3 हाईली कंजर्व्ड अमाइनो एसिड। तो तुम लोग को याद रखना है, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है, जब प्लाज्मा मेमोरी की तुम क्लासेस देखोगे, प्रोटीन्स देखोगे, सिग्नल्स वाले मॉलिक्यूल्स देखोगे, तुम्हें पता चलेगा। मैंने लिखवाया था वहां पे NPA, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज एस्पेरेजिन, प्रोलीन एंड एलानिन। ये हमारा क्या होता है, एक कंजर्व सीक्वेंस होता है, जहाँ पे एक्वापोरिन अगर होना है तो वहां पे सीक्वेंस होगा, उसके बाद ही एक्वापोरिन होता है। तो याद रखो NPA के नाम से, NPA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the cyclins have as essential function as phase of cycle? क्या B और D दोनों होते हैं? D कहाँ पे आता है, G1 फेज में आता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। D टाइप G1 फेज गलत, B टाइप जो होता है M फेज के लिए होता है स्पेसिफिकली, ये भी गलत। A टाइप क्या होता है, ये आता है हमारा S फेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप टाइप A एंटीजन इज अ कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड which differs from H antigen present in a type O individual by the presence of terminal क्या, ग्लूकोज, नो। गैलेक्टोज, नो। N-acetyl galactosamine, ठीक है, ये याद रखना है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ 2,4-dinitrophenol ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। तो 2,4-DNP का क्या, 2,4-DNP का क्या इफेक्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्या करता है, ब्लॉक्स ATP सिंथेसिस विदाउट इनहिबिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऐसा होता है, ये तो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ATP सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द ATP-ADP एक्सचेंज अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यस, यही होगा। उसके बाद क्या है, ये क्या, ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटॉन पंपिंग, नो। इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ATP सिंथेसिस एंड इनहिबिट्स एक्टिविटी, नो। तो क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली एंड डिसअसेंबली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, व्हिच विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। Once formed, kinetochores microtubule depolymerize at the plus end throughout the mitose throughout। तो गलत हो गया, थ्रू आउट जहां पे आ गया गलत, बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया। वंस फॉर्म्ड काइनेटो माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइज एट अ प्लस एंड थ्रू आउट, ये भी गलत। नेक्स्ट क्या है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज एट देयर प्लस एंड अप टू द एनाफेज एट विच पॉइंट दे बिगिन टू डीपोलीमराइज। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। दिस इज वेरी ट्रू। जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं पॉलीमराइज होते हैं एट अ प्लस एंड पे अप टू द एनाफेज, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो डीपॉलीमराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज एट द माइनस एंड अप टू द साइटोकाइनेसिस, ये तो गलत हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, डीनेचुरेशन प्रोफाइल दे रखी है मेरे डीएनए की। अब हमें क्या पूछा है, डिफरेंस इन द प्रोफाइल्स अराइज बिकॉज। देखो यहाँ पे हमारा डीनेचर्ड दे रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, ये A, B और C है। तो जो हमारा अगर ये टेम्परेचर की बात करें ना डीनेचुरेशन की, ये हमारा किसके बेसिस पे होता है, G और C के बेसिस पे होता है, GC के कंटेंट के बेसिस पे होता है। जिसका GC कंटेंट ज्यादा होगा उसका कम, वो उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो तुम मुझे बताओ, ये यहाँ पे कहीं देखा हुआ है, देखो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से चूज करना था। यहाँ पे GC कंटेंट किसका ज्यादा है, C का, फिर B का, फिर A का, एंड कंपेयर ये, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C विल बी आवर आंसर। C हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नाउ विच नाइट्रोजन ऑफ एडिनोसाइन गेट्स प्रोटोनेटेड इफ द pH ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज लोअर। अगर न्यूक्लियोसाइड का जो pH है हमारा 7 to 3 आएगा, तो जो हमारा N1 होगा वो हमारा इफेक्ट होगा, वो हमारा प्रोटोनेटेड हो जाएगा। Next is in cellular respiration, which of the following process occur only inside mitochondria, not in the cytoplasm? तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, साइटोप्लाज्म में नहीं होती है?
तो देखो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस है, साइटोप्लाज्म में होती है, गलत। ये ग्लाइकोलाइसिस है, गलत। ये भी ग्लाइकोलाइसिस, गलत। आंसर क्या होगा? ये सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following base has a largest hydrogen bonding possibility? एडेनिन किससे बाइंड करता है? 2 पॉइंट पे बाइंड करेगा, साइटोसिन 3 पे करेगा, लेकिन इसकी बॉन्डिंग कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। सबसे ज्यादा किसकी होती है? ग्वानिन की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन बनाने की। नेक्स्ट, ग्लूकोज रेजिड्यूज इन अमाइलोज आर लिंक्ड बाय, कैसे बाइंड करते हैं? अल्फा 1,4 से। अगर चेन बन जाती तो चेन किस में बनती है? अमाइलोपेक्टिन में बनती है। अमाइलोपेक्टिन में बनती है तो तब कौन सा बनता? अल्फा 1,6 बनता। अल्फा 1,6 बनता। अभी क्या है? अल्फा 1,4 है। बीटा 1,4 किस में बनता है? सेलुलोज में बनता है। ये किस में बनता है हमारा? अमाइलोपेक्टिन में बनता है। ठीक है। Now, enzyme help to lower the activation energy of a reaction by covalent interaction. ये तो बहुत हाई एनर्जी हो तो टूटेगा ही नहीं, तो गलत हो गया। Binding only with the solvent molecules, ये तो कहीं भी हाथ पे नहीं है इसका। Changing reaction equilibria, this is also very incorrect. Now, forming a weak interaction, बहुत कम इंटरेक्शन बनाएगा एंजाइम के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और ES क्या करेगा? ब्रेक करेगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो ये आंसर क्या होगा? डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, कायरलिटी ऑफ द डीएनए इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगी? बेसिस की वजह से? नहीं। बेस स्टैकिंग की वजह से? नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स? नो। डीऑक्सीराइबोज, जो 2' OH पे जो नहीं होता है डीऑक्सीराइबोज, इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए हमारे डीएनए में कायरलिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। नाउ, ए इज कन्वर्टेड टू ई, ए को हमने कन्वर्ट करा ई में, ए को कन्वर्ट करा ई में बाय द एंजाइम EA, EB, EC एंड ED। ना इसमें बोला जो Km है, वैल्यू हमें दे रखी है, Km की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻², -4, -5 एंड -4। ठीक है, तो हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट हो गए। -4 वाला और -4 वाला तो करेक्ट ही कर दो, मतलब B और D को तो हटा दो। अब गेम किसका रह गया है? EA का रह गया है और EC का रह गया है। तो बोला है if all the substrate and the products are present at a concentration of 10⁻⁴ m and the enzymes have approximately the same Vmax। ठीक है, अगर इसमें बोला है कि सारे सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट जो प्रेजेंट है कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ m पे एंड द एंजाइम्स हैव अप्रोक्सीमेटली सेम Vmax, रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा? रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब होता है सबसे ज्यादा स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा? तो मुझे ये बताओ, जितना Km बड़ा होगा उतनी हमारी जो Vmax अचीव करने में टाइम लगने वाला है वो हमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, मतलब वही स्लोएस्ट स्टेप होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका Km ज्यादा, अब 10⁻² का ज्यादा होगा, 5 का ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये माइनस में वैल्यू है तो इसका ज्यादा Km होगा। Km ज्यादा होगा तो मतलब क्या होगा? ये रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। रेट लिमिटिंग स्टेप होगा मतलब EA विल बी करेक्ट। आई होप समझ आएगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ पायरुवेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो पायरुवेट ने क्या करा? हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करा। तो मुझे ये बताओ, तो ये किसके फॉर्म में एंटर करता है? एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में। तो कौन सा आंसर सही होगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं थोड़ा और। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेटिव हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 प्रोडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया? NADH भी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन देखो, डू नॉट अकर इन द TCA साइकिल, तो गलत ही हो गया। एंड इन्वॉल्व कब होता है TCA साइकिल में? अल्फा कीटोग्लूटर जब बनता है तब होता है ना। इन्वॉल्व लॉस ऑफ CO2 एंड NAD, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है? इन्वॉल्व लॉस ऑफ CO2 एंड प्रोडक्शन ऑफ NADH, तो ये हमारा सही हो जाएगा और सारे गलत हो जाएंगे। बायोलॉजिकल और रिडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स, तो अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करती हूँ, इसका मतलब क्या है? रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो मुझे ऑप्शन देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी सही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी सही है, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। Now, mutation in a gene X
कोई म्यूटेशन, जीन एक्स था कोई, ठीक है, जीन एक्स था, उसमें क्या हो गई है, म्यूटेशन हो गई है, ठीक है, म्यूटेशन हो गई है, कहाँ पे, एरेबिडोप्सिस थैलियाना में, ठीक है, एरेबिडोप्सिस थैलियाना में, रिजल्टिंग इन मोर नंबर ऑफ लेटरल रूट फॉर्मेशन, और क्या बना है, बहुत सारे लेटरल रूट फॉर्मेशन हो गई है। अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो मेरे को ये बताओ पहले तो, अगर ये जैसे कुछ भी जीन था हमारा, ठीक है, जीन एक्स था, अगर पहले लेटरल रूट फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है, तो क्या कर रहा था, इसको अगर ज्यादा बनती थी ये इसको इनिबिट कर देता था, इसको बोलता था कि तुम मुझे इनिबिट कर दो क्योंकि बहुत ज्यादा बन रहा हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, द जीन प्रोडक्ट एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर, पॉजिटिव रेगुलेटर होता तो वो तो मना ही नहीं करता, वो तो बनाता ही रहता, तो ये तो गलत हो गया, पॉजिटिव रेगुलेटर नहीं होगा, म्यूटेशन हो गई है ना, म्यूटेशन हो गई है तो पॉजिटिव रेगुलेटर होता तो वो अभी भी तो वही काम कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। द जीन प्रोडक्ट एक्ट एज अ नेगेटिव रेगुलेटर, यस, उसको रोकता था कि तुम इतना मत बनाओ, लेकिन अब वो नहीं रोक पा रहा है तो वो बनाता ही जा रहा है। द जीन प्रोडक्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन रूट, ये तो गलत ही हो गया। द जीन प्रोडक्ट प्रमोट्स रेप्लिकेशन, नो, तो आंसर विल बी योर बी। ये हमारा मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग बताया, सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 26 जुलाई, कब से, 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, 10 AM से स्टार्ट होगा, जहाँ पे हम चारों मिलके आप लोगों को क्वेश्चंस कराएंगे। यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे हमारे लाइफ साइंसेज से जितने भी रिलेटेड हैं वो क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और आप प्लीज़ इसको देखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप घर पे और ट्राई कीजिए ऐसे क्वेश्चंस, हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जब हम क्वेश्चन करते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।